हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम योर फिजिक्स मेंटर शिवान सिंह और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 गॉस थ्योरम को। ओके बच्चा, आइए देखते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इज द सेकंड चैप्टर। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम बच्चा हम देखेंगे जरा इधर। व्हाट इज द गॉस थ्योरम? सबसे पहले समझते हैं बेसिकली ये गॉस थ्योरम किसके अंडर में आता है। तो गॉस थ्योरम आता है अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली हम किसकी स्टडी कर रहे हैं बच्चा? हम चार्ज का स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको बोला है चार्ज के अराउंड जो भी स्पेस होता है उसको आप क्या बोलते हो बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके केस में अगर हम क्या करें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस से, किससे बच्चा? अगर हम किसी भी इसको क्लोज्ड सरफेस से क्या कर दें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लोज कर दें बच्चा, बंद कर दें, तो दैट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इंटेंसिटी होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है विच इज क्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। तो इसी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, एक पावरफुल टूल आया बच्चा, एक पावरफुल टूल आया जिसी को क्या बोलते हैं बच्चा? गॉस थ्योरम। क्या बोलते हैं? गॉस थ्योरम। दैट मीन्स चार्ज है, चार्ज के अराउंड जो स्पेस है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे? तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अराउंड हम बनाएंगे क्लोज्ड सरफेस और उस क्लोज्ड सरफेस से हमें यह पता चलेगा कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करने का जो पावरफुल टूल है, दैट मीन्स जो कॉन्सेप्ट है, उसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम। इस गॉस थ्योरम को स्टडी करने से पहले कुछ टॉपिक पढ़ने बहुत जरूरी है बच्चा। दैट इज द एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल। वन बाय वन करके समझते हैं बच्चा कि व्हाट इज द एरिया वेक्टर एंड व्हाट इज द सॉलिड एंगल। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं बच्चा। आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया गॉस थ्योरम के बारे में, इसको माइंड में सेट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपको इस थीम को समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करें बच्चा एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर, आपके मन में थोड़ा सा डाउट आया होगा, सर एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर, अरे बच्चा आपको पता होना चाहिए कि अब आप क्लास 5th या क्लास 6 में नहीं पढ़ रहे हैं, अब आप क्लास 12th स्टैंडर्ड में हैं। अच्छा, तो सर क्या क्लास 12th स्टैंडर्ड में पहुंच गया तो क्या एरिया क्या वेक्टर हो जाएगा क्या? हम तो वहां पे स्केलर पढ़ते थे कि एरिया निकालना हो सपोज दैट स्क्वायर का तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दो, एरिया निकल आता था। वहां पे तो सर कोई भी डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं था। बट यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉब्लम खड़ी कर दी? एरिया के आगे वेक्टर को ऐड करके। यस बच्चा, वही प्रॉब्लम है, बात समझेंगे मेरी जरा। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सपोज दैट अपना एक्स एक्सिस एंड दिस इज our y-axis and this is our what? This is our z-axis. इतनी बात हमको क्लियर है बच्चा। x-axis, y-axis and z-axis। अगर हम क्या करें बच्चा, इसको थोड़ा सा और बेहतर वे से बनाएं बच्चा, बेहतर वे से। सपोज दैट बच्चा ये अपना y-axis है। अगर हम सपोज दैट यहाँ से किस तरीके से लाइक दैट एक ज्योमेट्री बना दे, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस कॉर्नर इज सी, दिस कॉर्नर इज सी एंड दिस कॉर्नर इज डी एंड दिस इज नोन एज ओरिजिन। इतना बात हमको क्लियर है। एंड ये जो साइड है इस ज्योमेट्री का, दैट इज ए, ये भी बात हमको क्लियर है। अगर हम किसी भी एक बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे से पूछे जो बहुत ही छोटी क्लास में पढ़ता हो, तो उससे पूछे बच्चा इसका एरिया क्या होगा? सर ये क्या है, इसका साइड कैसा है? इसका साइड तो सेम है। अच्छा, दैट मीन्स ये कौन सी ज्योमेट्री है? स्क्वायर है। अच्छा सर इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। मैंने बोला कैसे बच्चा? अरे मेरे सर ने बताया था बच्चा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, स्क्वायर है, ज्योमेट्री कैसी है? स्क्वायर। लेंथ इनटू क्या करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे बच्चा, तो स्क्वायर का क्या आ जाएगा? एरिया। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ भी कितना है बच्चा? ए। ब्रेड्थ भी कितना है? ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया बच्चा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे
एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। ये बात हमको क्लियर है। बट आफ्टर दैट अब अगर हम किसी भी एक क्लास 12th के स्टूडेंट से अगर हम यही क्वेश्चन कर दें, बच्चा इसका एरिया बताना जरा, तो वो कहेगा सर अगर आप इस ज्योमेट्री का दैट मीन्स स्क्वायर का अगर आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप किसी भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट नहीं बच्चा, क्रॉस प्रोडक्ट। बिकॉज वी नो दैट कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना बच्चा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा में डायरेक्शन नहीं आता। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है वो स्केलर को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करता है। ये बात हमको क्लियर है। दैट मीन्स अगर हम दूसरे वे से समझें कि अगर हम दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए बी साइन थीटा एन कैप, और यहां पर एन कैप है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसको डिफाइन करता है? यूनिट वेक्टर किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन को डिफाइन करता है बच्चा, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। दैट मींस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बिकॉज एरिया एक वेक्टर है तो कैसे निकालेंगे बच्चा? समझिए जरा इधर। तो इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे बच्चा जरा। तो एरिया निकालने के लिए साइड ए बी, तो इधर बच्चा कौन सा वेक्टर होगा? ए बी वेक्टर। क्रॉस कौन सी साइड? बी सी, तो कितना हो जाएगा बच्चा? बी सी वेक्टर। ए वेक्टर इसको सपोज कर लो ए, इसको सपोज कर लो बी। तो बच्चा मैंने बोला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो बच्चा लिखो ना इधर ए बी साइन थीटा एन कैप, तो इसको लिखेंगे ए बी इंटू बी सी इंटू में साइन थीटा कितना हो जाएगा? एन कैप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से ए बी कितना है? ए बी दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज ए, एंड बी सी इज द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज ए। साइन थीटा, व्हाट इज द थीटा इन दैट केस? What is the theta? Theta is the angle between A vector and B vector. दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है थीटा। तो थीटा इस ए बी एंड बी सी के बीच में कितना परफॉर्म हो रहा है? तो दैट इज 90 डिग्री परफॉर्म हो रहा है बच्चा। थीटा की वैल्यू 90 प्लेस कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ए स्क्वायर साइन 90, ए स्क्वायर साइन 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एंड साथ ही साथ में क्या चल रहा है इधर? एन कैप। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? एन कैप। तो ये आपका एरिया आ जाएगा किसी भी ज्योमेट्री का। ए स्क्वायर एन कैप कौन सी ज्योमेट्री है? बट यहाँ पर स्क्वायर ज्योमेट्री है, तो ए स्क्वायर एन कैप। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज, ये एन कैप ये कौन सी प्रॉब्लम है बच्चा? तो यू आर सीइंग दैट अभी मैंने इसको बोला एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। एन कैप इज व्हाट? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच टेल्स अस द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी। वो हमें उस क्वांटिटी का क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन किधर होगा? तो बच्चा यू आर सीइंग दैट दिस इज द रिजल्टेंट। अभी आपने रिजल्टेंट आप किसी भी दो वेक्टर का कैसे निकालते थे क्लास 11th में? जरा रिमेंबर करो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो आप लिखते थे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका जो डायरेक्शन आएगा ना बच्चा, इसका डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे फाइंड आउट करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से क्या फाइंड आउट करते हैं? डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द टू वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की। अच्छा बच्चा, इतनी बात हमको क्लियर है। तो सर डायरेक्शन क्या होगा? मेन मुद्दे में आइए ना। तो बच्चा इसको समझ लीजिए जरा। आपका ये जो ज्योमेट्री है ये किस एक्सिस में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के प्लेन में लाई कर रहा है। तो डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा? तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो प्लेन कंटेनिंग ऑफ द फिगर के परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन कंटेनिंग ऑफ द फिगर दैट मींस इस फिगर को कौन सा प्लेन कंटेन कर रहा है? एक्स वाई प्लेन कंटेन कर रहा है। इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? तो इसके परपेंडिकुलर मैं बता रहा हूं बच्चा, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड हियर दिस इज द जेड एक्सिस। बच्चा बाहर की तरफ जेड एक्सिस होगा। इतनी बात समझिएगा।
तो जो भी डायरेक्शन होगा इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी पॉसिबल है डायरेक्शन और इसके इनवर्ड भी पॉसिबल है डायरेक्शन। अब बोर्ड के अंदर ना घुस जाना, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन, एक आउटवर्ड और एक कैसी इनवर्ड। दैट मींस इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, perpendicular to the plane containing of the figure। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आपका डायरेक्शन आएगा वो कौन सा होगा, एक्स वाई में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में कौन सा कैप बच्चा, कौन सा यूनिट वेक्टर, आई कैप यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर दैट इज जे कैप यूनिट वेक्टर, एंड जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर दैट इज के कैप यूनिट वेक्टर। तो बच्चा एक्स वाई में तो लाई कर रहा है ये प्लेन, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस आएगा, जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर, के कैप। तो बच्चा यहां पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर के कैप, पॉजिटिव के कैप, और वी नो दैट पॉजिटिव के कैप आएगा तो बाहर की तरफ, नेगेटिव के कैप आएगा तो अंदर की तरफ। तो इसको बच्चा हम लिख सकते हैं आर ए स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस के कैप। बच्चों मेरी बात आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी, इसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर। दैट मींस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसको समझने के लिए इसको समझिए, देखिए बच्चा, चलिए इसको नोट कर लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके बच्चा, चलिए ओके इसको रब कर दे बच्चा, चलिए ठीक है रब कर दे रहे हैं बच्चा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। चलिए अगला समझेंगे, एक और ज्योमेट्री लेके देखते हैं बच्चा। एरिया वेक्टर पढ़ रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे, एरिया वेक्टर पढ़ रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे। अगला कोई भी एक ज्योमेट्री लेके देखो बच्चा। सपोज दैट दिस इज द कौन सा एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस and this is कौन सा एक्सिस बच्चा, this is your y axis, ये आपका y axis हो जाएगा like that, and इधर कौन सा एक्सिस बच्चा, this is z axis, this is कौन सा एक्सिस बच्चा, z axis। इतनी बात हमको क्लियर है। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, डजंट मैटर, हटाओ। अब यहाँ से एक हम ज्योमेट्री को कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं बच्चा, एक ज्योमेट्री को कुछ हम इस तरीके से लाइक दैट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका कौन सा ज्योमेट्री बन जाएगा, यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्री बन जाएगा बच्चा, ये आपका रेक्टेंगल परफॉर्म हो जाएगा। रेक्टेंगल सोचो यार जरा, रेक्टेंगल बनेगा, इधर रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका जो लेंथ है दैट इज एल और जो इसका ब्रेड्थ है दैट इज बी। इसको नेम दे देंगे बच्चा, दिस इज ए बी सी डी एंड दिस इज द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन में क्या लाई करता है, 0,0,0। एक्स एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर, आई कैप, वाई एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर, जे कैप, एंड जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर दैट इज के कैप। बोल बच्चा, इसका हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया आता है विद द डायरेक्शन। तो एरिया निकालने के लिए बच्चा वही प्रोसेस क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, दैट मीन्स दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। तो इसको वी कैन राइट ए बी इंटू बी सी साइन थीटा एन कैप। दैट मीन्स डायरेक्शन जरूर एडेड होगा एवरी केस में एरिया के साथ में। तो ए बी कितना है बच्चा, दैट इज द साइड ऑफ द, या यू कैन से दैट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज एल, एंड व्हाट इज द बी सी इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज बी। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, कितने डिग्री परफॉर्म होगा, 90 डिग्री, रेक्टेंगल है तो यहाँ से साइन 90 एन कैप बच्चा। तो एल बी, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल बी एन कैप आपका क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया बच्चा। अब यहाँ पे एन कैप तो होगा नहीं, एन कैप तो जनरल फॉर्म होता है किसी भी यूनिट वेक्टर का, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, वी वर सीइंग दैट जो प्लेन जो कंटेन कर रहा है इस फिगर को वो कौन सा प्लेन है, सबसे पहले ये पता करेंगे। तो जो प्लेन इस फिगर को कंटेन कर रहा है दैट इज द एक्स जेड प्लेन, और ये जो जेड प्लेन है वो इधर आउटवर्ड बनता है, बस बिकॉज वी नो दैट ये जो बोर्ड है ये आपका 2D फिगर है और ये 3D का जिक्र कर रहे हैं, इस वजह से इसको बेटा हवा में तो बनाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं,
तो इस वजह से इसको इधर बना दिया जाता है, इस तरीके से डिनोट कर दिया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो एक्स जेड में लाई कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चा, तो इसके परपेंडिकुलर इधर कौन सा एक्सिस होगा अपना, इधर जो भी एक्सिस होगा वो अपना कौन सा एक्सिस है बच्चा, वाई एक्सिस है। तो इधर कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, जे कैप। तो यहां से एल बी प्लस जे कैप, आर यू कैन राइट एल बी माइनस जे कैप, ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। दोनों सही है, दोनों डायरेक्शन सही है बच्चा, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको कंसीडर कर रहे हैं। एक बात और बता दे बच्चा कि जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस and y-axis perpendicular to z-axis. That means x is perpendicular to y, y is perpendicular to z, and z is perpendicular to x. सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बच्चा। तो अगर आपका सीधा सीधा मोटे तौर पे ऐसे समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका फिगर x z प्लेन में कंटेन हो रहा है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन y एक्सिस में, दैट मींस j कैप, पॉजिटिव जे एंड निगेटिव जे। अगर आपका जो भी एरिया है एक्स वाई प्लेन में कंटेन हो रहा है तो आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जेड एक्सिस में, दैट मींस पॉजिटिव के कैप एंड निगेटिव के कैप। अगर आपका फिगर वाई जेड प्लेन में कंटेन हो रहा है बच्चा तो आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, दैट मींस पॉजिटिव आई कैप एंड निगेटिव आई कैप होगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये भी बात क्लियर होगा, ये भी आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। कैसे निकालेंगे बच्चा, बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, फिर हम इसको रब करते हैं। रब कर दे, अगली ज्योमेट्री की ओर जरा चलते हैं बच्चा, अगली ज्योमेट्री की ओर चलते हैं, अगली ज्योमेट्री की ओर बच्चा चले। नेक्स्ट ज्योमेट्री जो हम लेने वाले हैं दैट इज द सर्कल, दैट इज व्हाट, सर्कल। दिस इज अपन का एक्स एक्सिस है, दिस इज अपन का वाई एक्सिस है, दिस इज अपन का वाई एक्सिस है मेरे प्यारे बच्चों, एंड दिस इज अपन का कौन सा एक्सिस है। यहाँ पे बच्चा इसको z कंसीडर करेंगे और यहाँ पे इसको y एक्सिस कंसीडर करेंगे, y एक्सिस। ये भी बात हमको क्लियर है। अब जो सर्कल है, सर्कल एक 2D ज्योमेट्री है, तो 2D ज्योमेट्री है तो ठीक है। यहाँ पे हम सर्कल को लाई करा दे रहे हैं, कहाँ पर बच्चा, सर्कल को हम लाई कराएंगे, सर्कल को हम लाई कराएंगे एक्स वाई प्लेन में। तो जब हम एक्स वाई प्लेन में लाई कराएंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा ये कि इसका जो भी एरिया है, तो एरिया कैसे निकल के आएगा कि हमें सर्कल का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। तो वी नो दैट जो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वो भी साथ में क्या होगा, डायरेक्शन एन कैप, साथ में डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप। इतनी बात क्लियर है। अब यू आर सीइंग दैट, मैंने बोला बच्चा कि जो भी आपका 2D फिगर है वो किस प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये किस प्लेन में कंटेनिंग है, तो ये एक्स वाई प्लेन में कंटेन्ड है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो दैट मीन्स इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा जेड एक्सिस में, और जेड एक्सिस में कौन सा कैप है बच्चा, के कैप, एक्स एक्सिस में आई कैप एंड वाई एक्सिस में कौन सा कैप, जे कैप। तो दैट मीन्स इसके परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड इधर होगा एंड और इनवर्ड होगा। दो डायरेक्शंस होंगी बच्चा, एक आउटवर्ड और एक इधर होगी इनवर्ड। तो ये भी बात हमको क्लियर है। तो इसको लिखेंगे बच्चा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे बच्चा, और इधर हो जाएगा आपका प्लस के कैप आर, इसी को लिखेंगे बच्चा पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका एरिया वेक्टर निकल के आ जाएगा, दोनों वैल्यू सही हैं, या पॉजिटिव के कैप या नेगेटिव के कैप। ओके बच्चा, तो इसको भी समझेंगे जरा, इसको भी नोट कर लीजिए। ओके बच्चा, तो इसको भी हम रब कर दे रहे हैं। तो हमने एरिया वेक्टर पढ़ा, वो भी किस टाइप की ज्योमेट्री का, 2D ज्योमेट्री का हमने एरिया पढ़ा, एंड साथ ही साथ में हमने उसके डायरेक्शन को भी समझा। तो एक बात हमको यहाँ से फंडामेंटली क्या क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों, बात ये क्लियर हो गई कि अगर 2D ज्योमेट्री है, कौन सी ज्योमेट्री है, 2D ज्योमेट्री है, 2D ज्योमेट्री है, तो उस 2D ज्योमेट्री का क्या होगा बच्चा, 2D ज्योमेट्री का जो भी एरिया होगा, एरिया होगा उसको हम बोलते हैं ओपन सरफेस। कौन सी सरफेस, ओपन सरफेस बोलते हैं, ओपन सरफेस एरिया बोलते हैं। ये बात हमको क्लियर है। 2D ज्योमेट्री के लिए डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन किधर होता है, तो डायरेक्शन होता है द प्लेन कंटेनिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, perpendicular to the plane containing
perpendicular to the plane containing a vector and b vector, a वेक्टर एंड बी वेक्टर। इतनी बात हमको क्लियर है। अब हम बात करेंगे बच्चा कि अगर कोई भी एक 3D ज्योमेट्री है तो 3D ज्योमेट्री का क्या एरिया वेक्टर, दैट मीन्स उसका भी क्या कोई डायरेक्शन होता है? यस। लेकिन एक बात रिमेंबर रखेंगे कि अगर आपकी कोई भी ज्योमेट्री है तो उस ज्योमेट्री का अगर क्या है, कोई भी क्या है बच्चा वॉल्यूम है, तो आपको मन में क्वेश्चन ये राइज होगा कि वॉल्यूम एक वेक्टर है कि स्केलर है? तो वॉल्यूम बच्चा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। जरा समझेंगे क्या है बच्चा, क्या स्टोरी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री के लिए, 3D ज्योमेट्री के लिए एरिया वेक्टर, 3D ज्योमेट्री के लिए एरिया वेक्टर। कह दो सर ये कैसा पॉसिबल है? यस, देखिएगा मेरी बात बच्चों, मेरी बात समझिएगा। सपोज दैट यहाँ पर हमने एक क्यूब को कंसीडर करें बच्चा, एक क्यूब को कंसीडर करें लाइक दैट। इस तरीके से हम क्या कंसीडर करें, एक क्यूब को कंसीडर कर ले मेरे प्यारे बच्चों, एक क्यूब को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे लाइक दैट। यहां से हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे, ये बात हमको क्लियर है। ओके, चलिए बच्चा इसको जरा समझते हैं। अगर हमसे कोई भी पूछेगा कि ये आपका क्यूब है तो इस क्यूब में कई सारी सरफेसेस होंगी। पहली बात तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। हमने अज्यूम करा कि इस क्यूब का जो साइड है दैट इज ए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। बट वी नो दैट एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका क्या होना चाहिए, साथ ही साथ में डायरेक्शन भी इंक्लूड होना चाहिए। तो किधर होगा बच्चा डायरेक्शन, आप पूछेंगे ना। चलिए इधर देखिए, चलो सपोज दैट ये अपना ये वाला सरफेस है, ये वाला जो भी सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, तो इधर दो डायरेक्शन पॉसिबल होगा, एक इधर की तरफ और एक अंदर की तरफ, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। तो इस केस में दैट मीन्स 3D ज्योमेट्री के केस में जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज आउटवर्ड ही कंसीडर करा जाता है, इनवर्ड नहीं। तो दैट मीन्स इसमें एरिया वेक्टर का जो भी डायरेक्शन है वो ऑलवेज कैसा कंसीडर करा जाता है बच्चा, आउटवर्ड कंसीडर करा जाता है। ये बात हमको क्लियर है। ओके, चलिए तो आउटवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, सपोज दैट अपना ये वाला सरफेस है तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। सपोज दैट ये अपना एरिया सरफेस एरिया है तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा आउटवर्ड। सपोज दैट अपना ये एरिया है बच्चा तो इसके लिए जो भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा इधर होगा आउटवर्ड। तो ये एवरी केस में हमको बात क्लियर है कि बच्चा जो भी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज आउटवर्ड कंसीडर करा जाएगा। एंड एरिया क्या होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट मीन 6a स्क्वायर। तो ये बात हमको समझ में आ रहा है। तो वी नो दैट जो 3D ज्योमेट्री है तो इसका जो भी सरफेस होगा इसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। कौन सी सरफेस, क्लोज्ड सरफेस बोलेंगे। तो यहां से एक बात रिमेंबर रखना बच्चा कि अगर कहीं पर भी हमें क्लोज्ड सरफेस की बात करें तो वहां पे हमें 3D ज्योमेट्री को अपने माइंड में लाना होगा। और 3D ज्योमेट्री क्या होगी, लाइक अ क्यूब, लाइक अ स्फीयर, लाइक अ सिलेंडर, ये सभी आपकी कैसी ज्योमेट्री हैं, 3D ज्योमेट्री। और 3D ज्योमेट्री को ही फिजिक्स के अंदर क्लोज्ड सरफेस के नेम से जाना जाता है। और पर्टिकुलरली बच्चा जो गॉस थ्योरम है वो क्लोज्ड सरफेस पर ही बेस्ड है। तो हमको किस पर फोकस करके चलना पड़ेगा, किस पर फोकस करके चलना पड़ेगा बच्चा, तो हमको चलना पड़ेगा 3D ज्योमेट्री के एरिया वेक्टर पर फोकस करके चलना पड़ेगा। चलिए बच्चा, हमको इतना बात समझ में आ गया है। नेक्स्ट ज्योमेट्री हम ले रहे हैं बच्चा, जो नेक्स्ट ज्योमेट्री जो हम ले रहे हैं दैट इज सिलेंडर। अगर हम कोई भी एक सिलेंडर ले लें तो उसके लिए बच्चा एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे। सपोज दैट ये आपका कोई भी एक सिलेंडर है लाइक दैट, ये सिलेंडर है बच्चा, इस तरीके से आपका सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें कितनी सरफेसेस हैं बच्चा, एक अपर सरफेस, लोअर सरफेस, इधर साइड वाली सरफेस। तो ऐसे बोलेंगे बच्चा, चल इसके लिए क्या होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो आउटवर्ड। इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो मैंने बोला आउटवर्ड। इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड। इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा बच्चा, आउटवर्ड। ये बात हमको क्लियर है। ऐसी केस में बिकॉज क्लोज्ड सरफेस है ना बच्चा, 3D ज्योमेट्री है ना, तो कैसा होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, आउटवर्ड हो गया यार, सिंपली। चल बच्चा, बहुत अच्छी बात, समझ रहे हो ना। नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे प्यारों बच्चों, समझो इधर मेरी बात को। चलिए, ये बात हमको समझ में आ गया। अब हम एक स्पेशल टाइप का ज्योमेट्री कंसीडर करने वाले हैं। स्पेशल टाइप का ज्योमेट्री दैट इज द स्फीयर। दैट इज व्हाट, दैट इज द
स्फीयर। दैट इज व्हाट बच्चा, दैट इज द स्फीयर। ये बात हमको क्लियर है बच्चा कि अब हम कौन सी ज्योमेट्री कंसीडर करने वाले हैं, स्फीयर ज्योमेट्री कंसीडर करने वाले हैं। स्फीयर ज्योमेट्री हम कंसीडर करने वाले हैं। चलिए इसको जरा समझेंगे, कैसे हम इसको बच्चा कैसे डिफाइन करेंगे कि इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले समझ लो बच्चा कि इसका रेडियस क्या है। इसके केस में चाहे वो सर्कल ज्योमेट्री हो चाहे वो स्फीयर ज्योमेट्री हो, दोनों के केस में सबसे पहले उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसका रेडियस कितना है। तो रेडियस हमने अज्यूम करा कि उसका रेडियस कितना है, रेडियस है r। चलिए अब यहां से हमसे पूछेगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो मैंने बोला कि जो भी आपका सरफेस है उसके कैसा आउटवर्ड। तो यू आर सीइंग दैट, तो इसमें तो कोई भी ऐसा कार्नर वार्नर कोई सरफेस तो है नहीं, इसमें पूरा सरफेस आपका है। तो पूरे सरफेस के लिए कैसी होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो आप बच्चा यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से आप इसके इधर लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप किधर भी लाइन ड्रॉ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किधर भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, वो जो लाइन होगा बच्चा वो उसकी सरफेस के साथ में, वो उसकी सरफेस के साथ में कितने डिग्री का एंगल परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म कर रहा होगा बच्चा, 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म कर रहा होगा। ये बात हमको क्लियर है। इस तरीके से आप इधर भी बना सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म कर रहा होगा एवरी केस में। तो स्फेरिकल ज्योमेट्री के लिए जो डायरेक्शन होगा किसका, एरिया वेक्टर का, वो आउटवर्ड होगा। किसका कैसा होगा बच्चा, आउटवर्ड होगा। लाइक दैट किस ज्योमेट्री के लिए, स्फीयर ज्योमेट्री के लिए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ कौन सा वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। ये बात हमको क्लियर है। चलिए इतनी बात समझिए बच्चा। तो हमने एक बात क्लियर कर लिया कि जो एरिया है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे वो 2D ज्योमेट्री का हो चाहे वो 3D ज्योमेट्री का हो। 2D ज्योमेट्री के लिए क्या होता है कि जो भी आपकी ज्योमेट्री है वो जिस प्लेन में लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस है वो उसका डायरेक्शन डिफाइन करेगा एरिया वेक्टर का। और 3D ज्योमेट्री के केस में क्या होता है कि जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज उस सरफेस के कैसा होता है, आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये बात हमको क्लियर है। तो एक बात हमको समझ में आ गया, 2D ज्योमेट्री ओपन सरफेस है, 3D ज्योमेट्री क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का बहुत ज्यादा यूज है। कहां पे यूज है, गॉस थ्योरम में यूज है, कहां पे यूज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज है। तो हमको बात सारी क्लियर समझ में आ रही है, हमारा थीम बनता चला जा रहा है बच्चा। इतनी बात आप समझ लीजिए, इतनी बात गांठ मान लीजिए कि आप कैसे एरिया वेक्टर निकालेंगे। एरिया एक स्केलर नहीं, एरिया एक वेक्टर है। एरिया एक स्केलर नहीं, एरिया एक वेक्टर है। इतनी बात समझेंगे बच्चा। इतना हम बात करेंगे एरिया वेक्टर के डिफिनेशन की कि एरिया वेक्टर का सर डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों, क्लास 12 के विद्यार्थियों इस बात को समझेंगे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डिफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर whose magnitude is the area of the figure, whose magnitude is the area of the figure, whose magnitude is the area of the figure बच्चा, and whose direction is perpendicular to the plane containing of the figure, to the plane containing of the figure, इतनी बात हमको बच्चा क्लियर है। तो ये बात हमको समझ में आ गया। एरिया वेक्टर लिखना है, चलिए ठीक है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए दो चीजें चाहिए, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बी ए, एंड साथ ही साथ में इसका डायरेक्शन दैट विल बी एन कैप। तो आप ऐसे लिखेंगे बच्चा, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड होगा मेरे प्यारे बच्चों। इनटू में क्या होगा, आप लिख सकते हैं द डायरेक्शन इनटू में डायरेक्शन किधर लाई करेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के कैसा होगा,
परपेंडिकुलर होगा। तो ये फॉर्मूला है, आप अपने अगर थ्योरी में लिखना चाहते हैं, नोट्स बना रहे हैं जो मेरे प्यारे बच्चे, उसमें ये लिख देंगे इस तरीके से कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल में जो अभी तक मैंने बताया सब कुछ लिख दीजिए, एवरीथिंग इज राइट। अब हम अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे। टॉपिक की ओर मूव करें मेरे प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, देखिए जरा। अगला टॉपिक है अपना बच्चा, अगला टॉपिक है अपना सॉलिड एंगल एंड स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल कौन सा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों? सॉलिड एंगल अपना टॉपिक है, सॉलिड एंगल। चलिए इसको जरा समझते हैं। जो सॉलिड एंगल है ना, आपने क्लास 11th में इसको पढ़ रखा है। आपने पढ़ा था देयर आर द टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को समझिए। सॉलिड एंगल मैंने बोला था आपसे, सॉलिड एंगल एक 3D ज्योमेट्री है। सॉलिड एंगल एक आपकी कैसी ज्योमेट्री है? सॉलिड एंगल आपकी एक 3D ज्योमेट्री है। ये बात हमको क्लियर है बच्चा? 3D ज्योमेट्री है। तो कैसे डिफाइन करेंगे 3D ज्योमेट्री किसकी है? तो एक 3D ज्योमेट्री होती है बच्चा स्फीयर की। किसकी है बच्चा? स्फीयर की। सॉलिड एंगल होता क्या है सर? मेन पॉइंट ऑफ व्यू में आइए ना, समझिए बच्चा। इधर अपना इधर हमने एक क्या परफॉर्म करा, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्फीयर। एज्यूम करिए बच्चा स्फीयर, ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है, लाइक दैट ऑफ फुटबॉल। आप आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाला आइसक्रीम, तो कोन वाला आइसक्रीम खाएंगे बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटर स्फीयर का सेंटर। और उस कोन वाले, उस आइसक्रीम वाले कोन को आप सेट कर दीजिए इस तरीके से, कट करके सेट कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके का फिगर बन के आएगा बच्चा, कुछ इस तरीके का फिगर बन के आएगा। आई होप आप मुझसे एग्री होंगे इस बात से कि आप क्या करिए, आप एक फुटबॉल लीजिए, फुटबॉल का एक सरफेस कट कर दीजिए इन द पार्ट ऑफ सर्कल, और उस सर्कल के अंदर आप एक आइसक्रीम वाला कोन सेट कर दीजिए, तो इस टाइप का फिगर बन के आएगा। तो ये आपका होल सरफेस है, किसका? स्फीयर का। बट हमने इसका एक पार्ट कट कर लिया है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर होगा बच्चा, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर होगा। इतनी बात हमको क्लियर है। अब जो टोटल सरफेस है स्फीयर का वो कैपिटल ए होगा, तो एक छोटे से पार्ट का एरिया कितना होगा बच्चा? तो आप बहुत ही आराम से बोलेंगे टी ए होगा सर, छोटा सा एरिया होगा, छोटा सा बिल्कुल। चलिए इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस हो जाएगा आर। चलिए इतनी बात हमको क्लियर है। तो ये जो पार्ट ऑफ स्फीयर है, सरफेस, जो पार्ट ऑफ स्फीयर है, यू कैन से, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस स्फीयर के सेंटर से जितना भी एंगल परफॉर्म कर रहा है, उसी को हम कौन सा एंगल बोलते हैं बच्चा? सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओमेगा आर डी ओमेगा से, कैपिटल ओमेगा आर डी ओमेगा से। ये बात हमको क्लियर है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट इज द सॉलिड एंगल? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय अ पार्ट ऑफ स्फीयर, बाय अ पार्ट ऑफ स्फीयर इज नोन एज सॉलिड एंगल। तो यहां से इसकी डेफिनेशन लिख दे बच्चा, डेफिनेशन लिखें सॉलिड एंगल का। द एंगल subtended, the angle subtended at the center of sphere, the angle subtended at the center of the sphere by the part of sphere, by the part of sphere is known as what? Solid angle. It is denoted by omega, कैपिटल ओमेगा आर डी ओमेगा, या यू कैन से बच्चा ओनली ओमेगा। इतनी बात हमको क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपने बच्चा प्लेन एंगल के केस में पढ़ा होगा, इस तरीके से सर्कल का पार्ट होता है, और इस तरीके से मैंने एक्सिस ड्रा किए थे बच्चा, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। तो मैंने बोला था कि अगर आपने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रखा है, इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपका एंगल हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा, ये एंगल होगा, इसका रेडियस आर होगा। तो आप निकालते हैं बच्चा, आप निकालते हैं बचपन का फॉर्मूला, बचपन में लगाते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मेरे प्यारे बच्चों, आर्क कुछ भी होगा, इसका लेंथ एल होगा, रेडियस आर होगा, एंगल थीटा होगा, इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। बट सॉलिड एंगल के केस में क्या होता है?
बिकॉज वी नो दैट इसका जो एरिया है सरफेस का दैट इज डी ए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी स्मॉल सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल होगा। तो इसका जो भी फॉर्मूला आएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है द एरिया ऑफ सरफेस, द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्फीयर, द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्फीयर अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ व्हाट मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर ऑफ रेडियस। डी ओमेगा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको सॉलिड एंगल समझ में आया। सॉलिड एंगल क्या है कि आपने कोई भी फुटबॉल लिया, उसका एक पार्ट कट किया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, उसके अंदर आइसक्रीम वाला कोन सेट किया, तो जो आइसक्रीम वाला जो कोन का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके सेंटर में जितना भी एंगल सबटेंड करेगा, ये एंगल दैट विल भी कितना होगा, सॉलिड एंगल। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्फीयर दैट विल बी डी ए अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस दैट इज आर स्क्वायर। तो ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात जरा जो मेन मैटर करता है यहाँ पर दैट इज स्टेरेडियन। तो वी नो दैट स्टेरेडियन के केस में कि जो सॉलिड एंगल का जो यूनिट है दैट इज व्हाट, दैट इज स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है बच्चा, स्टेरेडियन है। अब जरा समझते हैं स्टेरेडियन क्या होगा। तो स्टेरेडियन जो डिफाइन होता है वो 1 स्टेरेडियन डिफाइन होता है, 1 स्टेरेडियन। एंड वी नो दैट जो सॉलिड एंगल का यूनिट है दैट इज 1 स्टेरेडियन। तो यहाँ पे जो डी ओमेगा है इसका वैल्यू कितने स्टेरेडियन हो जाए बच्चा, 1 स्टेरेडियन हो जाए। तो 1 स्टेरेडियन इसकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चा इस इक्वेशन में, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर आप इसको लिख सकते हैं बच्चा, डी ए इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर। कंडीशन ये निकल के आएगा, 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन यहीं से निकल के आ जाएगी यार। कैसे डिफाइन करोगे सर, कैसे बोलोगे, समझना बच्चा इधर, क्यों फालतू में यार। डी ओमेगा का वैल्यू डी अपॉन आर स्क्वायर है कि नहीं है, ओमेगा का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है 1 स्टेरेडियन। तो 1 पुट किया तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छे सर, डी इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, यस। तो यहाँ पे बच्चा ऐसे बोलेंगे 1 स्टेरेडियन इज द एंगल, 1 स्टेरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय द पार्ट ऑफ स्फीयर, बाय द पार्ट ऑफ स्फीयर। कब के लिए, कंडीशन क्या निकल के आया कि उस स्फीयर का जो पार्ट है, पार्ट का जो एरिया है, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ स्फीयर दैट इज डी ए शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। दैट मीन्स द area of this part of sphere should be equal to the radius of the square, या you can say the square of the radius। बच्चा आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो मैं स्टेरेडियन को भी यहीं से डिफाइन कर दे रहा हूं बच्चा। प्यारे बच्चों मेरी बात समझिएगा, स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन इज द एंगल, इज द सॉलिड एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात बच्चा, कहीं पर भी एंगल नहीं, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर बाय द पार्ट ऑफ स्फीयर, बाय द पार्ट ऑफ स्फीयर, by the part of sphere whose area is equal to, whose area is equal to, अरे सर इसको रफ करो ना, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ये लो बच्चा रफ हो गया, चलिए अब ठीक है, अब समझ में आएगा ना। चलिए whose area is equal to square of the radius, square of the radius। ये बात हमको क्लियर है, यही तो बोल रहा है बच्चा कि इफ डी ए इज इक्वल टू कितना हो, आर स्क्वायर हो, डी ए इज इक्वल टू कितना हो, आर स्क्वायर हो, दैट मीन्स इस पार्ट का एरिया इसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, तो ये जो पार्ट ऑफ द स्फीयर है इस सेंटर से जो भी एंगल परफॉर्म करेगा उसका वैल्यू 1 स्टेरेडियन होगा, 1 स्टेरेडियन होगा बच्चा, 1 स्टेरेडियन होगा। इतनी बात हमको क्लियर है। अब यहाँ से वन इंपॉर्टेंट थिंग जो काम आएगा बच्चा गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम में यही काम आएगा बच्चा। तो सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे सुनेंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे सुनेंगे। अपना क्या आ रहा है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन क्या जा रहा है, आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है सॉलिड एंगल के लिए। चल बच्चा ठीक है, ओके बहुत अच्छे सर।
अब क्या करेंगे, अगर हमें टोटल सॉलिड एंगल निकालना हो इस स्फीयर का, तो टोटल सॉलिड एंगल ऑफ द स्फीयर, ऑफ द क्या बच्चा, स्फीयर। तो टोटल निकालने के लिए, और अगर कोई भी एक छोटा सा पार्ट दिया हो वो भी डी के टर्म्स में, और उसका टोटल पता करना हो, तो ऑलवेज कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखना बच्चा, उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो फिक्स होगा एवरी केस में, चाहे आप इधर का पार्ट कट करेंगे, इधर का पार्ट, इधर का पार्ट, किधर का भी पार्ट, रेडियस स्फीयर का फिक्स होगा। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 0, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 इंटू डी ओमेगा। वेरिएबल ओमेगा है तो ओमेगा की पावर की 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ओमेगा की पावर 0 इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू आपका आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पॉसिबल है ही नहीं, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीए। इंटीग्रेशन डीए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी ओमेगा की पावर 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर डीए, इंटीग्रेशन डीए। दैट मीन्स इस पार्ट का जो एरिया है डीए, तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल एरिया स्फीयर का कितना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए को आप लिख सकते हैं बच्चा, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्फीयर। क्या लिख सकते हैं बच्चा, एरिया ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं, और इसका स्फीयर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीए की जगह पे एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसल आउट, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। दैट मीन्स जो टोटल सॉलिड एंगल है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट इज 4 पाई। हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, फाइनली द इंटायर सरफेस ऑफ अ स्फीयर, the entire surface of the sphere, the entire surface of the sphere has an angle of 4 pi स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। ये बात हमको क्लियर है। दैट मीन्स जो इंटायर सरफेस है किसी भी स्फीयर का, उसके सेंटर में जो भी कंप्लीट जो सॉलिड एंगल बनाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका वैल्यू कितने स्टेरेडियन होगा, 4 पाई स्टेरेडियन होगा। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही जिक्र करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम को, वो भी विद प्रूफ। बात समझ में आ गया? आई होप आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो टिल द एंड।